हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का दूसरा सिविल क्लासेस में। और साथ ही साथ आप सभी लोगों का स्वागत है अभिजय बैच में। आप लोग जान पा रहे हैं कि अभिजय बैच में हाल ही में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया है। फिलहाल आप लोगों का जो चर्चा का विषय बना हुआ है पुर्तगाली बने हुए हैं, यानी कि भारत में पुर्तगाली आप कह सकते हैं। और भारत में पुर्तगालियों का प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो चुका है और भारत में पुर्तगालियों के जो महत्वपूर्ण गवर्नर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की कैलकुलेशन आप करके बैठे हैं, अल्फांसो अलबुर्क की कैलकुलेशन आपके सामने आ गई है। आज की चर्चा का मुख्य विषय ये रहेगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्फांसो अलबुर्क के अलावा जो मेजर वन गवर्नर्स हैं भारत में पुर्तगालियों के, आप थोड़ा ध्यान उनकी ओर अपना आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ भारत में पुर्तगालियों की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, क्योंकि वहां से सवाल आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रह जाती हैं, और भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियों को थोड़ा गहराई में यानी कि ग्रेविटी के साथ हम लोग क्या है लेकर के चलेंगे। तो और साथ ही साथ भारत में पुर्तगालियों का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, उस पर भी क्या है आपको अपना ध्यान थोड़ा आकर्षित करना पड़ेगा। अल्फांसो अलबुर्क के बाद भारत में जो महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर आपको दिखाई पड़ेंगे, ये नाम आपने सुना होगा, उनको कहा जाता है नीनो डी कूना। क्या कहा जाता है? नीनोहो, ऐसे लिखते हैं, नीनोहो डी कूना। ठीक है। अल्फांसो अलबुर्क के बाद भारत में पुर्तगाली की ओर से जो मेजर वन गवर्नर आपको दिखाई पड़ेंगे, उनका नाम क्या होगा? नीनोहो डी कूना होगा। अब देखिए, इनके बारे में जो हमें लगता है कि जो परीक्षा उपयोगी ज़्यादा जानकारी है, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रहेगी, आप इनके साथ एक कैलकुलेशन करके देखो कि ये जो आपके नीनोहो डी कूना है, ये क्या है? ये करते हैं शिफ्टेशन इन द कैपिटल। ये क्या करते हैं? शिफ्टेशन इन द कैपिटल, जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? राजधानी में परिवर्तन। और राजधानी में परिवर्तन इन्होंने कहाँ से कहाँ किया, ये आपको बताना आना चाहिए। तो राजधानी में परिवर्तन कहाँ से कहाँ किया? पहले राजधानी क्या थी? यानी कि कोचीन। अब कोचीन से राजधानी कहाँ पे आ जाएगी? आपका गोवा। पहले राजधानी क्या थी आपकी? कोचीन। अब कोचीन से राजधानी कहाँ पे आ जाएगी? आपके गोवा। यानी कि ये रेफरेंस अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर आपको दिखाई पड़ता है जिसने भारत में पुर्तगालियों की राजधानी में परिवर्तन किया। और इसे आप कहेंगे कि शिफ्टेशन इन द कैपिटल, यानी कि राजधानी में जो शिफ्टेशन हुआ है वो कोचीन से कहाँ पर हुआ है? यानी कि गोवा को राजधानी बनाने का कार्य किसने किया? तो आपका रेफरेंस कहाँ जाएगा? नीनोहो डी कूना की ओर जाएगा। अब इसी से हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भारत में पुर्तगाली, जैसे आपने क्या कहा? भारत में पुर्तगाली, और भारत में जो आपके पुर्तगाली हैं उनको आधार बना करके अगर आप कहें राजधानियों पर चर्चा, किन पर? राजधानियों पर चर्चा। ठीक है ना, राजधानियों पर चर्चा। तो जब आप राजधानियों पर चर्चा करने की बात करेंगे तो आपको इस चीज को कैटेगराइज करके चलना पड़ेगा। यानी कि अब आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि प्रारंभिक राजधानी, एक लैंग्वेज आपको क्या बनानी पड़ेगी? परिवर्तित राजधानी। एक लैंग्वेज आपको क्या बनानी पड़ेगी? परिवर्तित राजधानी। क्या कहेंगे? परिवर्तित राजधानी। और एक लैंग्वेज आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्थायी राजधानी। क्या कहेंगे? स्थायी राजधानी। यानी कि आपको केवल इतना ही पढ़ के नहीं चलना है कि जो नीनोहो डी कूना है वो भारत में पुर्तगालियों की राजधानी में परिवर्तन करके चलते हैं। आपको इस जानकारी को और भी मजबूती के साथ क्या है अपने साथ जोड़ के चलना है। अगर आप इस जानकारी को और भी मजबूती के साथ अपने साथ जोड़ने का प्रयास करोगे तो कुछ लैंग्वेजेज आपको यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश करके चलनी पड़ेंगी, यानी कि कुछ लैंग्वेजेज आपको यहाँ पर क्या थोड़ा जनरेट करके चलनी पड़ेगी। जैसे हमने बनाया कि भारत में जो आपके पोर्तुगीज हैं, यानी कि भारत में जो आपके पुर्तगाली हैं, अब उनको आधार बना करके आप क्या है और राजधानियों पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन अबाउट द रेस्पेक्टिव कैपिटल्स, और ये बताएंगे कि उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या है,
या उनकी परिवर्तित राजधानी क्या है, या उनकी भारत में क्या स्थायी राजधानी क्या है। तो अगर आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो यहां आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, कोचीन। अगर वो ये पूछता है कि भारत में पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो यहां पर आपको रेस्पेक्टिव आंसर क्या आ जाना चाहिए, कोचीन आप यहां पर स्टैब्लिश करके चलेंगे। ओके, परिवर्तित राजधानी में आपका रेफरेंस कहां जाएगा, आपके सामने बना हुआ है। तो परिवर्तित राजधानी में आपका रेफरेंस क्या आ जाना चाहिए, गोवा। आपका रेफरेंस यहां पर क्या आ जाना चाहिए। और स्थायी राजधानी भी आप किसको मान के चलेंगे, गोवा, क्योंकि इसके बाद पुर्तगालियों की ओर से भारत में जो उनकी राजधानी का मामला है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या किसी प्रकार का कोई शिफ्टेशन आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पहली राजधानी आपकी कोचीन बन जाती है, परिवर्तित राजधानी आपकी गोवा बन जाती है, और भारत में पुर्तगालियों की जो स्थायी राजधानी है वो भी क्या बन जाती है, गोवा बन जाती है। इस तरीके से आपको क्या है, चर्चाओं को आगे बढ़ा के चलना पड़ेगा। एक कंडीशन हम आपके सामने बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप परीक्षा भवन में हैं और परीक्षा भवन में रहते हुए आपके सामने एक सवाल ये बन जाता है कि भी आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर, ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर, ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जिसके कार्यकाल में गोवा भारत में पुर्तगालियों की, पूरी लैंग्वेज बनाइए, भारत में पुर्तगालियों की गतिविधियों का, भारत में पुर्तगालियों की एक्टिविटीज का, गतिविधियों का बड़ा केंद्र बना, इस तरीके से। तो मान लीजिए अगर आप परीक्षा भवन में और आपके सामने यही सवाल वो जनरेट करने की बात करता है कि भी आप क्या करें, आप एक ऐसे पुर्तगाली गवर्नर का संदर्भ लेकर के चलें जिसको आधार बना करके कहा जा सकता है कि उनके कार्यकाल में जो गोवा है वो भारत में पुर्तगालियों की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बना। क्या बना, सबसे बड़ा केंद्र बना। तो जो आपका आंसर आ जाना चाहिए, बड़े केंद्र के रूप में आपका जो आंसर आ जाना चाहिए, तो आपको जो रेस्पेक्टिव आंसर आ जाना चाहिए वो निम्न हो, डी कून्हा की ओर आ जाना चाहिए। आपका आंसर किस ओर आ जाना चाहिए, निम्न हो, डी कून्हा की ओर आ जाना चाहिए। ऐसा क्यों है, ऐसा इस नाते है कि देखो गोवा जो है, अगर आप गोवा को आधार बना के व्यवहार करोगे तो गोवा के बारे में आपको कहना आसान हो जाएगा कि गोवा पहले से ही सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। गोवा पहले से ही सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। ओके, गोवा पहले से ही भारत की पुर्तगालियों की गतिविधियों का क्या था, महत्वपूर्ण केंद्र था। लेकिन अब राजधानी भी बन गया, अब इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप इक्वेशन के सारे, एक अच्छी बात यहां पे कर सकते हैं। तो इक्वेशन के सारे अच्छी बात आप क्या करेंगे कि अगर आप इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन में आप किसको हाईलाइट करने की बात करेंगे, आप पुर्तगालियों को हाईलाइट करने की बात करेंगे, यानी कि पोर्तुगीज को आप क्या है, हाईलाइट करने की बात करेंगे। तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि इक्वेशन में ये हो जाएगा कि जो आपका गोवा है, अब यहीं से जो आपके पुर्तगाली हैं वो अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को भी अंजाम देने की बात करेंगे, और अगर सांस्कृतिक गतिविधि का मामला है तो फिर तो पूरा मामला बन जाता है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों को यहीं से कैरी फॉरवर्ड करने की बात करेंगे। और अगर गोवा अब क्या है, राजधानी के रूप में आपके सामने आ गया है, तो तमाम प्रकार के जो राजनीतिक क्रियाकलाप हैं उनका जो संचालन होगा वो गोवा से होगा।
तमाम प्रकार के जो प्रशासनिक क्रियाकलाप हैं उनका संचालन कहां से होगा? गोवा से होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप केवल एक डिस्कशन को आधार बना करके कई सारे सवाल यहां से क्या है निकालने की क्षमता रख पा रहे होंगे। हमने जनरली आपसे कहा कि जानकारी आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा कि जो नीनो डी कूना है उनके समय में बताया जाता कि इन्होंने राजधानी में परिवर्तन किया। ठीक है जी, हम समझते हैं कि आपने परिवर्तन किया, और परिवर्तन आपने कहां से कहां किया? आपने कोचीन टू गोवा किया। लेकिन अब एक बात तो यही है कि राजधानी परिवर्तित करने का कार्य जो सबसे पहली बार किया गया वो नीनो डी कूना की ओर से किया गया, और यही राजधानी में क्या अंतिम परिवर्तन भी है। हमने आपको समझाया कि आप पुर्तगालियों को आधार बनाकर के भारत में क्या है और राजधानियों पर चर्चा कर पाओगे। तो प्रारंभिक राजधानी किस रूप में आपके सामने आती है? एज अ कोचीन आती है। फर्स्ट एंड लास्ट भी कह सकते हैं, या सीधा कह लो कि परिवर्तित राजधानी किस रूप में आएगी? गोवा के रूप में आएगी। स्थायी राजधानी भी क्या बनेगी? गोवा के रूप में बनेगी। लेकिन यहीं से आप एक बड़ा सवाल बना सकते हो कि ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर भारत में आपको उस समय दिखाई पड़ा जिसके कार्यकाल में जो गोवा है वो भारत में पुर्तगालियों की एक्टिविटीज का लार्जेस्ट वन सेंटर बना, सबसे बड़ा केंद्र बना। तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए? आपका आंसर आ जाना चाहिए नीनो डी कूना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि गोवा जो है वो पहले से ही भारत में पुर्तगालियों की सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। अब क्या बन जाता है? राजधानी भी बन जाता है। यानी कि एक इक्वेशन के सारे आप समझा सकते हैं कि जो भारत में पुर्तगीज हैं वो गोवा से अब कुछ बड़े कार्य करने लगे हैं। इस नाते ये कहना काफी आसान हो जाता है कि नीनो डी कूना के कार्यकाल में ही जो गोवा है वो भारत में पुर्तगालियों की गतिविधियों का क्या है सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बना। हम लगातार आपको यही सिखा रहे हैं कि आप अब ऐसा कार्य करना शुरू कर दो, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि मैं लगातार कहते रहता हूं क्लासेस में भी कि आपका जो तर्कस है ना, आप अपने तर्कस में तीरों की संख्या बढ़ा के रखो। मैंने क्या कहा? आप अपने तर्कस में तीरों की संख्या क्या बढ़ा करके रखो, लेकिन कुछ तीर ऐसे होने चाहिए जो एक साथ कई प्रकार के जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की क्षमता रखते हो, है ना। जैसे अक्सर हम क्या है बाहुबली मूवी का एक रेफरेंस देते हैं। आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा ना कि जो बाहुबली हैं वो एक साथ कितने तीर चलाते हैं? 3 तीर चलाते हैं। एक साथ कितने तीर चलाते हैं? 3 तीर चलाते हैं। यानी कि अटैक एक बार में करेंगे और जो टारगेट हैं वो टारगेट कितने अचीव होंगे? 3 टारगेट अचीव होंगे। तो आपकी तर्कस में तीरों की संख्या हमेशा बनी रहे, लेकिन आपके तर्कस में कुछ तीर ऐसे भी हों जो कमाल के हों, जो एक साथ कई प्रकार के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की क्षमता रखते हों। इन कक्षाओं के माध्यम से हम आपको वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नीनो डी कूना के अलावा एक गवर्नर और आपको पुर्तगालियों की ओर से भारत में दिखाई पड़ेंगे जिन पर आपको हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इनसे एक ही सवाल आता है, इनका नाम क्या? अल्फांसो डिसूजा। इनका नाम क्या रहेगा? अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा। और अल्फांसो डिसूजा को आधार बना करके आप यह कह सकते हैं कि अल्फांसो अलबुर्क के अतिरिक्त या के अलावा, अल्फांसो अलबुर्क के अलावा भारत में ईसाई धर्म, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु, भारत में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु गंभीर प्रयास किए, गंभीर प्रयास किए। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु क्या? गंभीर प्रयास किए। ठीक है, ये आपको कहना पड़ेगा। यानी कि अल्फांसो अलबुर्क को आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर 1 पे रखना है, और पुर्तगाली की ओर से भारत में तो ईसाई धर्म के प्रचारक तत्व हैं, उनमें प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर 2 पे आपको किसको रख के चलना है? अल्फांसो डिसूजा साहब को रख के चलना है। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक वजह है, और वजह हमारे पास क्या है? वजह हमारे पास यह है कि इनके कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में सेंट जेवियर
इनके कार्यकाल में सेंट जेवियर नामक ईसाई पादरी भारत आए। नामक ईसाई पादरी भारत आए। ओके, अब देखो ये जो आपके ईसाई पादरी भारत आ रहे हैं, तो मैं तो हमेशा यही समझाता आया हूं कि ईसाई पादरी का मतलब क्या है। यहां पर ईसाई पादरी का मतलब यह है कि ईसाई धर्मगुरु। मतलब क्या बनता है? ईसाई पादरी का मतलब क्या बन जाता है? ईसाई धर्मगुरु बन जाता है। और अगर ईसाई धर्मगुरु बन जाता है तो इसका मतलब तो यही होगा कि ये भारत में, मैं हमेशा कहा हूं कि चाय या पीने या समोसा खाने नहीं आए होंगे। व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसा होता है वह वैसा ही व्यवहार करता है। क्योंकि सेंट जेवियर भारत में किसी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने नहीं आए हैं। उनके व्यक्तित्व का एक धार्मिक प्रभाव है, और धार्मिक प्रभाव किस रूप में आपके सामने बनता है कि वो क्या है? एक ईसाई पादरी के रूप में भारत आए हैं, ईसाई धर्मगुरु के रूप में भारत में आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो किस तरीके के प्रयास करेंगे? वो भारत में ईसाई धर्म को प्रचारित करने के प्रयास करेंगे। इसी नाते ये ग्राउंड किनके कार्यकाल में जुड़ता है? अल्फांसो डिसूजा के कार्यकाल में जुड़ता है। इसलिए मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया कि अल्फांसो अलबुर्क के अलावा अगर भारत में कोई पुर्तगाली गवर्नर आपको दिखाई पड़ेगा जिसने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए गंभीर प्रयास किए, तो आपको अल्फांसो डिसूजा का रेफरेंस देना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इनके कार्यकाल में भारत आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? दोनों के बीच क्या है? एक कोऑपरेटिव ग्राउंड जनरेट होगा। और अगर दोनों के बीच क्या है? एक कोऑपरेटिव ग्राउंड आपका जनरेट होगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसी प्रकार से क्या है? व्यवहार करने की यहां पे आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर के भारत में जो आपके पुर्तगाली गवर्नर हैं, उनके रिगार्डिंग जो मेजर 1 कैलकुलेशंस हैं वो हमने क्लास में क्या कैलकुलेट कर ली हैं। अब देखिएगा, थोड़ा डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको एक हेडिंग यहां पे ये बनाना पड़ेगा कि मान लीजिए मैंने क्या कहा कि भारत में पुर्तगाली आइए, भारत में पुर्तगाली, भारत में पुर्तगाली। अब भारत में पुर्तगालियों का आपको दिखाना पड़ेगा आर्थिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार। ओके, आर्थिक व्यवहार आपको दिखाना पड़ेगा। आप चाहें तो आर्थिक व्यवहार कह सकते हैं, आप चाहें तो आप क्या कह सकते हैं? व्यापारिक गतिविधियां कह सकते हैं। व्यापारिक गतिविधियां भी आप कह सकते हैं, व्यापारिक गतिविधियां। और हमने आपको ये बताया कि सावधानी आपको क्या रखनी है। सावधानी आपको ये रखनी है, जो बड़ी सावधानी आपको यहां पे रखनी है, बड़ी सावधानी आपको यहां पे ये रख करके चलनी है कि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनमें आप जो डिस्कशन करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन आपका डिस्कशन माना जाता है, तो वो भारत की सामुद्रिक सीमा को आधार बना के ही आपको करना है। एक और आप क्या लेंगे? अरेबियन सी लेंगे। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियां भारत के आंतरिक भागों में भी दिखाई पड़ी हैं, लेकिन पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियों के रिगार्डिंग जो पॉलिसी आप डिस्कस करेंगे, उस पॉलिसी को आप चाहकर भी भारत के आंतरिक भागों में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको पॉलिसी को आधार बना करके भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियों को या आर्थिक व्यवहार को डिस्कस करके चलना है, तो फिर तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको रेफरेंस किसका लेकर चलना पड़ेगा? भारत की सामुद्रिक सीमा का ही लेकर के चलना पड़ेगा। ये आपको यहां पर नीचे क्या ले लेते हैं हम? इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। और अगर आप भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता को डिस्कस करना चाहते हो, तो फिर यहां पे आपको एक पॉलिसी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसको कहा जाता है कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। कार्टेज आर्मेडा, इसको प्यार से समझ लेना, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। तो कई बार तो यही सवाल आपके सामने बनता है कि ये जो आपका कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति है, इसको अपनाने वाला, इसको अपनाने वाला, इसको अपनाने वाला यूरोपियन वर्ग, या ऐसे लिख लेते हैं, इसको अपनाने वाला यूरोपियन व्यापारिक वर्ग,
इसको अपनाने वाला यूरोपियन व्यापारिक वर्ग कौन सा रहा? कौन सा रहा? कौन सा रहा? तो अगर ये सवाल आपके सामने इस्टेब्लिश होता, बहुत आता है सवाल, तो इसका राइट आंसर आप क्या लेके चलेंगे? इसका राइट आंसर आप क्या लेके चलेंगे जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुर्तगाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि ये जो आपका कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति है, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का क्या है, आपको अर्थ भी बताना पड़ेगा। आपको क्या बताना पड़ेगा? आपको अर्थ भी बता के चलना पड़ेगा। और अर्थ में आप क्या बताएंगे? अर्थ में आप ये बताएंगे कि ये क्या रही? एक प्रकार का प्रतीक रही, एक प्रकार का सिंबल, यानी कि एक प्रकार का प्रतीक रही, एक प्रकार का प्रतीक रही, एक प्रकार का प्रतीक रही। एक प्रकार का प्रतीक किस मामले में रही? क्या कहा? एक प्रकार का प्रतीक किस मामले में रही? तो आप आइएगा, थोड़ा बढ़ाते हैं इस चर्चा को आगे। भारत की सामुद्रिक सीमा में, भारत की सामुद्रिक सीमा में, भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों की, भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता का प्रतीक, पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता का प्रतीक, सर्वोच्चता का प्रतीक। तो आपको क्या है कि इसका अर्थ भी आपको बताना आना चाहिए। जब आप इसका अर्थ बता के चलेंगे तो क्या होगा कि ये एक प्रकार का प्रतीक रही है, और किस प्रकार से कहेंगे कि भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों की व्यापारी सर्वोच्चता को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आपको कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति का रेफरेंस लेकर के चलना पड़ेगा। और हर सा सवाल आपके सामने ये भी रखा जाता है कि कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति को जो अपनाने वाला यूरोपियन व्यापारिक वर्ग है, तो उसके रिगार्डिंग आपका जो प्रॉपर रेफरेंस है वो किसके पक्ष में आ जाना चाहिए? तो पुर्तगालियों के पक्ष में आ जाना चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी कहना सीखेंगे, इसी पद्धति को अपनाते हुए, या कहेंगे कि इसी पद्धति ने भारत की सामुद्रिक सीमा, इसी पद्धति ने भारत की सामुद्रिक, थोड़ा इसको ठीक कर देते हैं, इसी पद्धति ने भारत की सामुद्रिक सीमा से अरब व्यापारियों की व्यापारिक सर्वोच्चता, अरब व्यापारियों की व्यापारिक सर्वोच्चता, अरब व्यापारियों की व्यापारिक सर्वोच्चता समाप्त की। तो ये सारी बातें आपको बता के चलनी पड़ेंगी। हम थोड़ा आपको रिकॉल करा देते हैं। अगर आप वाकई में भारत में पुर्तगालियों के आर्थिक व्यवहार को समझना चाहते हैं, या अगर आप वाकई में भारत में पुर्तगालियों की व्यापारिक गतिविधियों को समझना चाहते हैं, हमने पहले ही कहा कि भारत में पुर्तगालियों का आर्थिक व्यवहार भारत के आंतरिक क्षेत्रों में भी आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, जो इनका आर्थिक व्यवहार का डोमिनेंट फैक्टर रहा, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसकी कोई भी प्रॉपर कैलकुलेशन भारत के आंतरिक भागों में या आंतरिक क्षेत्रों के संदर्भ में नहीं कर पाओगे। तो इसका ध्यान तो आपको कहां लेके आना पड़ेगा? भारत की सामुद्रिक सीमा में ही लेके आना पड़ेगा, यानी कि अरेबियन सी का रेफरेंस आप ले पाएंगे, इंडियन ओशन का रेफरेंस आप ले पाएंगे, और क्या क्या बातें करनी है, 3 बातें भी फिलहाल हमने आपको सिखाई हैं। ये पूछा जाएगा कि इसको अपनाने वाला जो आपका यूरोपियन व्यापारिक वर्ग है वो कौन सा वर्ग रहा, तो आपका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली होगा। अर्थ क्या बताएंगे कि एक प्रकार का प्रतीक रही है। प्रतीक किस मामले में रही है? कि भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता का प्रतीक। और साथ ही साथ ये कहेंगे कि यही वो पद्धति है, और आप चाहें तो इसके साथ ब्लू वाटर पॉलिसी को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि पहले तो ब्लू वाटर पॉलिसी आती है। ब्लू वाटर पॉलिसी की जो सफलता का सही रास्ता है वो आपके सामने कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के रूप में आपके सामने आता है। लेकिन कुल मिलाकर के आपको कहने का मौका मिल जाएगा कि इस पद्धति ने भारत की सामुद्रिक सीमा से अरब व्यापारियों की व्यापारिक सर्वोच्चता समाप्त की। क्योंकि सवाल आता है, यह सवाल इस रूप में कई बार आया है
कि भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों ने अपनी जिस व्यापारिक सर्वोच्चता को स्थापित करने का कार्य किया, तो कौन से व्यापारिक वर्ग को भारत की सामुद्रिक सीमा से बाहर का रास्ता देखना पड़ा? तो वहां पे आपका आंसर क्या आ जाता है? अरब के व्यापारी आ जाता है। तो इस प्रकार का व्यवहार आप थोड़ा यहां पे क्या है करके चलेंगे। चलिए चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आइए, अभी जो मैं ड्राफ्टिंग आपके सामने करूंगा उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में क्या है आप लोग थोड़ा इस्टेब्लिश करके चलेंगे, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है ना। कहानी थोड़ी क्या हो जाएगी, आसान बन जाएगी, यानी कि कहानी क्या हो जाएगी, थोड़ी कन्वीनियंट आपकी बच जाएगी। अब देखिए मामला क्या बनेगा। मामला यह बनेगा, इसमें जो कार्टेज है, एक शब्द मिल रहा है ना इसमें आपको, कार्टेज। तो कार्टेज का मतलब क्या होता है? व्यापारिक अनुमति होता है, ट्रेडिंग परमिशन, व्यापारिक अनुमति। कार्टेज का मतलब क्या होता है? व्यापारिक अनुमति होता है, व्यापारिक अनुमति होता है। और इसमें जो काफिला है, काफिला का मतलब क्या होता है? सुरक्षा का प्रतीक। काफिला का मतलब क्या होता है जी? सुरक्षा का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ सिक्योरिटी आप कहेंगे, सुरक्षा का प्रतीक। पूरा मामला क्या? पूरा मामला यह है कि मान लीजिए एक तरफ कौन होंगे आपके? पुर्तगाली होंगे। बात समझना मेरी, एक तरफ क्या होंगे आपके? पुर्तगाली होंगे, एक तरफ क्या होगा आपका? अन्य व्यापारिक वर्ग। क्या होगा आपका? अन्य व्यापारिक वर्ग। इसको मैं अभी समझाऊंगा अलग से भी, अन्य व्यापारिक वर्ग। तो क्या होगा? पुर्तगाली जो हैं अन्य व्यापारिक वर्ग को क्या देंगे? कार्टेज देंगे। पुर्तगाली अन्य व्यापारिक वर्ग को क्या देंगे? कार्टेज देंगे। और कार्टेज किसके बारे में दिया जाएगा? भारत की सामुद्रिक सीमा के व्यापारिक प्रयोग के संदर्भ में। भारत की सामुद्रिक सीमा के, भारत की सामुद्रिक सीमा के व्यापारिक प्रयोग के संदर्भ में। भारत की सामुद्रिक सीमा के व्यापारिक प्रयोग के संदर्भ में। भारत की सामुद्रिक सीमा के व्यापारिक प्रयोग के संदर्भ में, व्यापारिक प्रयोग के संदर्भ में। अब जिस व्यापारिक वर्ग को या जिस अन्य व्यापारिक वर्ग को पुर्तगाली कार्टेज देने की बात करेंगे, तो ये व्यापारिक वर्ग क्या देगा? पुर्तगालियों को मनी देगा। क्या देगा? मनी देगा। क्या देगा? मनी देगा, यानी कि पैसा देगा। और इसी पैसे को आधार बना करके आप क्या कह पाएंगे? इसी पैसे को आधार बना करके आप क्या कहेंगे कि यही जो मनी है, यही जो मनी है, इट विकेम सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम यानी कि यही जो मनी है, ये भारत में पुर्तगालियों की आय का क्या बना? एक सोर्स भी बना। तो कार्टेज का मतलब क्या होगा? व्यापारिक अनुमति होगा। और इस व्यापारिक अनुमति को जब आप फर्दर कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो आप कहेंगे कि एक तरफ कौन होंगे आपके? पुर्तगाली होंगे, एक तरफ कौन होगा आपका? अन्य व्यापारिक वर्ग होगा। कार्टेज के माध्यम से पुर्तगाली अन्य व्यापारिक वर्गों को व्यापारिक अनुमति देने का कार्य करेंगे। और जो आपके अन्य व्यापारिक वर्ग हैं, इनको जो व्यापारिक अनुमति मिलेगी, उसका मतलब क्या होगा कि ये भारत की सामुद्रिक सीमा का व्यापारिक प्रयोग कर पाए। लेकिन बदले में जो आपके अन्य व्यापारिक वर्ग हैं, बदले में जो आपके अन्य व्यापारिक वर्ग हैं, तो ये अन्य व्यापारिक वर्ग क्या है? पुर्तगालियों को पैसा देने की बात करेंगे, यानी कि पुर्तगालियों को मनी देने की बात करेंगे। और यही जो पैसा है, इसी को आधार बना करके आप कह सकते हैं कि ये भारत में पुर्तगालियों की क्या है? आय का एक सोर्स बना है, इनकम का क्या है? एक सोर्स बना है। लेकिन यहां जो आपका अन्य व्यापारिक वर्ग है, इस अन्य व्यापारिक वर्ग को आप कैलकुलेट करके चलेंगे। इस अन्य व्यापारिक वर्ग में देखो, आपके डच शामिल नहीं होंगे, अंग्रेज शामिल नहीं होंगे, डेन्स शामिल नहीं होंगे, या आपके फ्रांसीसी शामिल नहीं होंगे। क्योंकि आप जान पा रहे हैं कि भारत में केवल पुर्तगाली ही नहीं आए थे, बल्कि डचों का आगमन भी हुआ, अंग्रेजों का आगमन भी हुआ, डेन्स का आगमन भी हुआ और फ्रांसीसियों का आगमन भी हुआ। तो जो आपका अन्य व्यापारिक वर्ग है, इसमें जो आपके पुर्तगाली हैं, ये अपने ही व्यापारिक प्रतिद्वंदियों को कैलकुलेट करके नहीं चलेंगे। यहां पर अन्य व्यापारिक वर्ग का मतलब क्या होगा? गैर यूरोपियन व्यापारिक वर्ग। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि भाई सुरक्षा का प्रतीक, तो सुरक्षा का प्रतीक का मतलब क्या होगा? इसका मामला ऐसे आप समझेंगे
कि ये जो भारत की सामुद्रिक सीमा हम दिखा रहे हैं, तो उस समय क्या होता था? उस समय ये होता था कि मान लीजिए कोई ए है, ये क्या आपका कोई ए है, और ए क्या है? गैर यूरोपियन व्यापारी है। ए क्या है आपका? गैर यूरोपियन व्यापारी है। गैर यूरोपियन क्या है आपका? व्यापारी है। ओके, गैर यूरोपियन क्या है आपका? व्यापारी है। डन। तो इसके पास क्या है? ये अपना पानी का जहाज है, ठीक है। कार्टेज के माध्यम से क्या है? ये ऑलरेडी व्यापारिक अनुमति क्या है? प्राप्त कर चुका है। तो इसके पानी के जहाज के साथ साथ क्या है? इसके पानी के जहाज के साथ साथ क्या है? आप ऐसा यहां पे ड्राफ्टिंग बनाएंगे, इसके पानी के जहाज के साथ साथ क्या है? एक जहाज और चलेगा। इसके पानी के जहाज के साथ साथ क्या? एक जहाज और चलेगा। और ये जहाज किसका होगा? ये जहाज पुर्तगालियों का होगा। ये जहाज किसका होगा? ये जहाज पुर्तगालियों का होगा, यानी कि किसका होगा? पोर्तुगीज का होगा। इसका मतलब ये है कि इसके दो मतलब आप लेकर के चलेंगे कि अगर किसी भी गैर यूरोपियन व्यापारिक वर्ग को कार्टेज के माध्यम से भारत की सामुद्रिक सीमा के संदर्भ में व्यापार करने का परमिशन अगर मिल जाता है तो ठीक है। जिस गैर यूरोपियन वर्ग को व्यापार करने का परमिशन मिलेगा तो पुर्तगालियों को पैसा दे रहा है। देखो मजे की बात क्या है, पुर्तगाली उस पैसे को अपनी इनकम का सोर्स पे बना रहे हैं, लेकिन पुर्तगाली जो है इस गैर यूरोपियन व्यापारी को भारत की सामुद्रिक सीमा का स्वतंत्र रूप से व्यापारिक प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मामला यही है, अगर ए जो हमने यहां पे क्या लिया है, यह गैर यूरोपियन व्यापारी बना, तो इसका अगर पानी का जहाज चलेगा भारत की सामुद्रिक सीमा में, तो इसके पानी के जहाज के साथ साथ क्या है? पुर्तगालियों का भी क्या है? पानी का जहाज चलेगा। तो अब देखो इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो यह है ताकि भारत की सामुद्रिक सीमा का दुरुपयोग ना हो पाए, है ना, ताकि भारत की सामुद्रिक सीमा का व्यापारिक दुरुपयोग ना हो पाए। और साथ ही साथ पुर्तगाली ये भी बताने की बात करते हैं कि भैया हम आपसे पैसे ही नहीं लेते हैं, हम आपको क्या है? एक व्यापारिक सुरक्षा देने का कार्य भी कर रहे हैं। तो दो मतलब है इस बात के। तो यहां आप फंस मत जाना। मैं फिर आपको रिकॉल करूंगा कि अन्य व्यापारिक वर्ग में डच शामिल नहीं होंगे, ब्रिटिश शामिल नहीं होंगे, डेन्स शामिल नहीं होंगे, फ्रांसीसी शामिल नहीं होंगे। अन्य व्यापारिक वर्ग जैसी शब्दावली को आसान बनाना हो तो यह कहना सीख लो कि गैर यूरोपियन व्यापारिक वर्ग। कार्टेज के माध्यम से आपको व्यापारिक अनुमति मिलेगी, लेकिन आप भारत की सामुद्रिक सीमा का स्वतंत्र अवस्था में जाकर के क्या है? व्यापार नहीं कर पाएंगे। आपके पानी के जहाज के साथ साथ क्या है? पुर्तगालियों का भी एक व्यापारिक जहाज चलेगा या पानी का जहाज चलेगा, जिसके दो मतलब हम आपको बता पा रहे हैं, ताकि जो गैर यूरोपियन व्यापारी हैं वो भारत की सामुद्रिक सीमा का व्यापारिक दुरुपयोग ना कर पाएं। और साथ ही साथ पुर्तगाली ये भी बताने का कार्य कर रहे हैं कि भैया देखिए ऐसा है कि हम जो हैं, हम क्या हैं? हम आपको एक व्यापारिक सुरक्षा देने का कार्य भी कर रहे हैं। हम आपको क्या है? एक व्यापारिक सुरक्षा देने का कार्य भी कर रहे हैं। हम आपको एक व्यापारिक सुरक्षा देने का कार्य भी कर रहे हैं। अब यहां से एक रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा, और इस रेफरेंस का जुड़ाव क्या हो जाता है? काफी ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, यानी कि काफी ज्यादा क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। ये आप यहां पे क्या लेके चल रहे हैं बार बार? अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। अब यहां पे सीधी बात करो कि ये जो आप गुजरात देख रहे हैं, इस गुजरात पर आप क्या दिखाओ? अकबर का राजनीतिक नियंत्रण। वो कैसे हुआ वो हम मिडेवल में पढ़ेंगे। अकबर का राजनीतिक नियंत्रण, और अकबर का जो आपका राजनीतिक नियंत्रण है ना, उसके दो प्रकार के उद्देश्य दिखाओ। उसके क्या? दो प्रकार के उद्देश्य दिखाओ। उसके आप क्या? दो प्रकार के उद्देश्य दिखाएंगे। पहला उद्देश्य तो ये है कि गुजरात के संसाधनों का आर्थिक प्रयोग करना चाहता था। गुजरात के संसाधनों का आर्थिक प्रयोग करना चाहता था। आर्थिक प्रयोग करना चाहता था। गुजरात के संसाधनों का आर्थिक प्रयोग करना चाहता था। साथ ही साथ आप ये भी कह पाएंगे कि अरब
सागर का व्यापारिक प्रयोग करना चाहता था। अरब सागर का व्यापारिक प्रयोग करना चाहता था। व्यापारिक प्रयोग करना चाहता था। अरब सागर का व्यापारिक प्रयोग करना चाहता था। तो यहां से सवाल कई बार ये जनरेट होता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक जिसे सबसे पहली बार इस पद्धति के अनुसार, या इस पद्धति के, ऐसे लिख लेते हैं, इस पद्धति के अनुसार व्यापारिक अनुमति लेनी पड़ी। व्यापारिक अनुमति लेनी पड़ी। तो वहां पर आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए? अकबर। वहां पर आपका राइट आंसर क्या जाना चाहिए? अकबर आपका जो है राइट आंसर आ जाना चाहिए। क्योंकि अकबर को तो हम मुगल काल में ही कैलकुलेट करके चलेंगे, लेकिन यहां पे रेफरेंस तो आपको जोड़ के चलना था। हम ऐसा मान के चलते हैं कि पुर्तगालियों के समय में ही जो अकबर हैं उनका जो है यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण क्या है, स्थापित हो जाता है। कहाँ पर? गुजरात पर। और अगर गुजरात पर अकबर का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो उस समय क्या है, उस समय भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता बनी हुई है। और अकबर गुजरात को दो प्रकार से क्या कैलकुलेट करना चाहता है। एक तो गुजरात के संसाधनों का वो आर्थिक प्रयोग करना चाहता है, साथ ही साथ जो अरब सागर है, अरब सागर के क्षेत्र का सामुद्रिक व्यापारिक प्रयोग भी करना चाहता है। तो अरब सागर की ओर आप अकबर का झुकाव लेके आएंगे, और जब अरब सागर की ओर अकबर का झुकाव आप ज्यादा लेकर के आएंगे तो फिर यहां तो क्या है, यहां तो भाई पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता बनी हुई है। तो मतलब ये बनता है कि भाई अगर अकबर अरब सागर के क्षेत्र का व्यापारिक प्रयोग करना चाहता है तो मतलब यह बनेगा कि अकबर को कार्टेज आर्मिडा काफिला पद्धति के साथ गुजरना पड़ेगा। यानी कि अकबर पहला मुगल करैक्टर बना है जिसको कार्टेज आर्मिडा काफिला पद्धति को अपनाना पड़ा, और पुर्तगालियों से भारत की सामुद्रिक सीमा अर्थात अरब सागर का व्यापारिक प्रयोग किए जाने के संदर्भ में क्या है, व्यापारिक अनुमति लेनी पड़ी। साथियों, यही वह समय है जब अकबर के आधार बनाकर के यह भी कहा जाता है कि अकबर ऐसा पहला मुगल करैक्टर है जिसने पुर्तगालियों के साथ सबसे पहली बार क्या है, हैंडशेक किया, हाथ मिलाया। हैंडशेक करना, हाथ मिलाना, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अकबर ऐसा पहला मुगल शासक है जिसने कार्टेज आर्मिडा काफिला पद्धति को अपनाने का कार्य किया था। अब यहां पर हम कुछ नई चीजें आपको समझाते हैं। आइए, अब यहां पर क्या कुछ नई चीजें आपको समझाते हैं। आ जाइए, इसको बना रहने देते हैं, कार्टेज आर्मिडा काफिला पद्धति, है ना। मैं कुछ लिख करके आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ताकि आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई समस्या का भाव ना रह जाए। कार्टेज आर्मिडा जो काफिला पद्धति है, तो कार्टेज आर्मिडा काफिला पद्धति में, है ना, जो आप ये शब्दावली शामिल कर रहे थे बार बार कि अन्य व्यापारिक वर्ग, तो अन्य व्यापारिक वर्ग में मैं साफ साफ कहना चाहूंगा डच शामिल नहीं होंगे, आपके जो ब्रिटिश हैं वो भी शामिल नहीं होंगे, और जो आपके डेन्स हैं वो भी शामिल नहीं होंगे, और जो आपके फ्रांसीसी हैं वो भी शामिल नहीं होंगे। जो आपके फ्रांसीसी हैं वो भी शामिल नहीं होंगे, है ना। और अगली बात ये है कि मान लीजिए हमने कहा कि कार्टेज, तो कार्टेज में हम क्या कहते हैं, एक तरफ कौन होंगे, आपके पुर्तगाली होंगे, पुर्तगालियों के सामने कौन होगा, या तो आप कहेंगे अन्य व्यापारिक वर्ग, या तो आप क्या कहेंगे अन्य व्यापारिक वर्ग। यह तरीका हमने आपको क्या है बता ही दिया है, तरीका हमने आपको क्या बता ही दिया है। आप सीधा कह दें गैर यूरोपियन व्यापारिक वर्ग, सीधा कह दें गैर यूरोपियन व्यापारिक वर्ग, गैर यूरोपियन व्यापारिक वर्ग।
इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर कोई भी गैर यूरोपियन व्यापारिक वर्ग कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के अंतर्गत पुर्तगालियों से भारत की सामुद्रिक सीमा के व्यापारिक प्रयोग के संदर्भ में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करता है, तो यहां पर एक बात आपको फंसा सकती है, आपका एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है। आप ये कहना सीखेंगे कि काली मिर्च तथा इलायची के व्यापार के संदर्भ में, काली मिर्च तथा इलायची के व्यापार के कॉन्टेक्स्ट में, काली मिर्च तथा इलायची के व्यापार के संदर्भ में कार्टेज प्रदान नहीं किया जाता था, कार्टेज प्रदान नहीं किया जाता था, कार्टेज प्रदान नहीं किया जाता था। आप ये कहना सीखेंगे इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह हो जाता है कि काली मिर्च तथा इलायची के व्यापार पर, काली मिर्च तथा इलायची के व्यापार पर, काली मिर्च तथा इलायची के व्यापार पर पुर्तगालियों का ही व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, पुर्तगालियों का ही व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, पुर्तगालियों का ही व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, पुर्तगालियों का ही व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। तो यहां आकर के आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, तो इसको मैंने पूरा ही आपको समझा दिया है कि जो अन्य व्यापारिक वर्ग जैसे शब्दावली होगी, आप इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करके चलोगे, तो इसमें डच शामिल नहीं होंगे और ना ही इसमें आपके ब्रिटिश शामिल होंगे, ना ही इसमें डेन्स आपके शामिल होंगे और ना ही इसमें आपके फ्रांसीसी शामिल होंगे। सही तरीका कहने का क्या होगा, अन्य व्यापारिक वर्ग का मतलब क्या होगा, गैर यूरोपियन व्यापारिक वर्ग। लेकिन कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति को आधार बना करके आपको यह भी कहने की आवश्यकता है कि जिन लोगों को कार्टेज के माध्यम से भारत की सामुद्रिक सीमा के संदर्भ में व्यापार करने की अनुमति दी जाती थी, उनको काली मिर्च तथा इलायची का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। जब तक भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता बनी रही, काली मिर्च तथा इलायची के व्यापार पर पुर्तगालियों की ही व्यापारिक सर्वोच्चता कायम रही, स्थापित रही। तो ये पूरा डिस्कशन हमने किसको आधार बना के किया, तो ये पूरा डिस्कशन हमने किसको आधार बना के किया, ये आपका कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। अब अगर ये आपके परीक्षा में आती है तो ये आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आप डिस्कशन के साथ, प्यार के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे। ड्राफ्टिंग जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए लिखने में कोई कंजूसी नहीं हो रही है। मेरी आदत है मैं पूरा लिख करके चलता हूं, तो मैं पूरा ही लिख करके चल रहा हूं ताकि आपके लिए नोट्स बनाना क्या हो जाए, काफी ज्यादा आसान हो जाए। नोट्स होना बहुत जरूरी है। ड्राफ्टिंग के सारे आप क्या है, फिलहाल अभी नोट्स बनाने का कार्य करेंगे, ठीक है। अब एक नई बात डिस्कस करते हैं, पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों की देन। आज एक विषय वस्तु की सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे, पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों की देन में मैं एक कंडीशन आपके सामने रख रहा हूं कि पुर्तगालियों को आधार बनाकर क्या हम ये कहेंगे कि कहते हैं कि तंबाकू, टोबैको, तंबाकू की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया। बात को समझना, तंबाकू की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया, और यह प्रारंभिक चर्चा है। मेरे बात को समझना ठहराव के साथ, ये क्या है, ये प्रारंभिक चर्चा है। इसके सीक्वेंसेस में आपके सामने क्या अभी स्टैब्लिश करने जा रहा हूं। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि तंबाकू की खेती का प्रचलन प्रारंभ किया, या क्या आप ये कहना चाहेंगे कि तंबाकू के पौधे को भारत लाने वाला यूरोपियन व्यापारिक वर्ग,
यूरोपियन व्यापारिक वर्ग। अब ये जो दो प्रकार के कंडीशन हमने बनाई हैं, ये प्रारंभिक चर्चा है। तो प्रारंभिक चर्चा में आपको क्या कहना चाहिए, क्योंकि इसके सीक्वेंस आप बनाओगे तो इसी हिसाब से बनते हैं, है ना। कई बार हम सीधा कह देते हैं शुरुआत में ही कि भारत में तंबाकू की खेती का जो प्रचलन है वो पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया, ऐसा नहीं है। इसका एक सीक्वेंस है, और सीक्वेंस जो आ रहा है ना आपको उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा आ रहा है, लगातार ट्रेंड में बना हुआ है। अब अभी समझ जाएंगे, लगातार ट्रेंड में बना हुआ है। तो तंबाकू की खेती का प्रचलन प्रारंभ नहीं कहेंगे, बल्कि आपको शुरुआती या प्रारंभिक चर्चा में क्या कहना है, ये क्या है, ये तंबाकू का जो आपका प्लांट है, तंबाकू के पौधे को भारत में लाने का जो कार्य किया है, उसके संदर्भ में क्या है, ये आपका पहला यूरोपियन वर्ग बनेगा, या आपका फर्स्ट यूरोपियन क्लास बनेगा, या आपका पहला यूरोपियन वर्ग बनेगा, यानी कि फर्स्ट यूरोपियन क्लास बनेगा, फर्स्ट यूरोपियन क्लास बनेगा। ये कहना सीखो, ये वाला सेंटेंस उठाओ यहां से। अब इसके बाद होगा क्या, इसके बाद ये होगा, हम तीन प्रकार के कंडीशन तंबाकू को लेकर ही आपके सामने बना रहे हैं, कि जैसे अकबर, ठीक है, जहांगीर और पुर्तगाली। अकबर, जहांगीर और क्या है, पुर्तगाली। यह बनेगा पूरा सीक्वेंस। अब अकबर के शासनकाल में क्या दिखाएंगे, अकबर के दरबारी, अकबर के दरबारी तंबाकू, अकबर के दरबारी तंबाकू का पौधा अकबर के दरबार में लेकर आए, अकबर के दरबार में लेकर आए, अकबर के दरबार में लेकर आए, अकबर के दरबार में लेकर आए। भाई अकबर के कुछ दरबारी हैं जो अकबर के दरबार में क्या है, दक्षिण भारत से तंबाकू का पौधा उठा के लेके आते हैं और अकबर को समझाते हैं कि भैया इट इज अ वन टाइप ऑफ कैश क्रॉप, ये अपने आप में एक प्रकार की क्या नकदी फसल है। अगर आप इसका उत्पादन करोगे तो राज्य को क्या होगा, आर्थिक तौर पर काफी सारे क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अकबर अपने धार्मिक नीति में बहुत ज्यादा सकारात्मक रहे हैं, है ना। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने यह किया कि इसके उत्पादन को अनुमति नहीं दी, 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 इसके उत्पादन को अनुमति नहीं दी। ओके, अब मामला किसका बनेगा, मामला बनेगा जहांगीर साहब का। तो अब कहेंगे, अब आपको एक नया मौका मिलेगा कहने का। नया मौका यह मिलेगा कि जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू का उत्पादन प्रारंभ, तंबाकू का उत्पादन प्रारंभ, तंबाकू का उत्पादन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। यही बना हुआ है यूके स्पेशल, यह लगातार पुटअप किया जा रहा है आपसे, यही बना हुआ है क्या, यूके स्पेशल लगातार आपसे पुटअप किया जा रहा है। जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू का उत्पादन प्रारंभ हुआ, लेकिन इसके नुकसान को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसके नुकसान को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसके नुकसान को ध्यान में रखते हुए जहांगीर ने इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर ने इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया। जहांगीर ने इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया। यही क्वेश्चन लगातार उत्तराखंड में पुटअप किया जा रहा है, भाई ध्यान देना। और मैं बता रहा हूं स्क्रीन में कहीं ऐसा ना हो कि सीधा यही आ जाए यहां से, क्योंकि लगातार आ रहा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं का, लगातार पूछा गया, 2021 में बार बार पूछा गया भाई।
कि ऐसा कौन सा मुगल शासक है जिसने भारत में तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगाया। तो आप देख पा रहे हैं कि पुर्तगालियों को आधार बना करके जो प्रारंभिक चर्चा आप करेगी उसमें आप कहेंगे कि तंबाकू की खेती का प्रचलन सीधा नहीं हुआ है पुर्तगालियों की ओर से। पहले क्या है, पहले आप ये कहेंगे कि वो भारत में तंबाकू के पौधे को भारत में लाने वाला जो है पहला यूरोपियन वर्ग बना है। साउथ इंडिया में जो आपका टोबैको उसका प्लांट आ चुका है, उस प्लांट को अकबर के दरबारी अकबर के सामने रखते हैं कि भैया कैश क्रॉप है, अगर आप इसके उत्पादन की अनुमति देंगे तो राज्य को क्या आर्थिक तौर पर काफी मदद मिलेगी, सहूलियत प्राप्त होगी। लेकिन अकबर ने अपने धार्मिक नीति को आधार बनाया और तंबाकू की जो खेती है उसका जो उत्पादन है उसकी अनुमति नहीं दी। जहांगीर के शासनकाल में जो तंबाकू का प्रोडक्शन है, जो खेती है, वो प्रारंभ हो गया था। लेकिन जहांगीर ही ऐसा मुगल शासक बना जब उसने इसके मिसयूज को देखा, जब उसने इसके नुकसानों को देखा, तो उसने के बाद में क्या है तंबाकू की खेती पर क्या लगवा दिया, प्रतिबंध लगवा दिया। तो ये सवाल लगातार आपसे क्या पुटअप किया जा रहा है। फाइनली आप कहेंगे अंततः, यानी कि फाइनली इन्हीं की ओर से भारत में तंबाकू की खेती व्यवस्थित तौर पर प्रारंभ हुई। भारत में तंबाकू की खेती व्यवस्थित तौर पर प्रारंभ हुई। तो ये पूरा सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आधार बना करके क्या है आप अपनी कैलकुलेशन करके चलेंगे। जल्दबाजी मत करना। अगर आप जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या है परेशानी उठानी पड़ जाएगी। यानी कि पुर्तगालियों की देन का जो सबसे पहला रेफरेंस है कि उन्होंने तंबाकू को लेकर के कुछ कैलकुलेशन की है, तो तंबाकू को लेकर के जो मैंने सीक्वेंस आपको देने का कार्य किया है उस सीक्वेंस के हिसाब से क्या है आपको अपना काम करना है। ये तरीका बता दिया है, इसी तरीके के हिसाब से क्या है आपकी कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। थोड़ा हट जाता हूं, आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट। हो गया होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आइए, पुर्तगाली की देन में और भी कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, ये सबसे सटीक है। बाकी आप देख लेंगे अनानास के बारे में क्या कैलकुलेशन है, लेकिन जो मेजर वन कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा आती है, यही तो एग्जामिनेशन में आती है। इसको आधार बना करके हमने क्या है कैलकुलेशन कर दी है। अब पुर्तगालियों के देन में और क्या क्या है, आइए। जहाज निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग का जो प्रारंभ है वो भारत में कौन करेंगे जी, पुर्तगाली करेंगे। मुख्य केंद्र क्या दिखाने हैं, मुख्य केंद्र क्या लेकर के चलने हैं, तो मुख्य केंद्र में एक और क्या हो जाएगा आपका कालीकट, एक और क्या हो जाएगा आपका कालीकट, और एक और क्या हो जाएगा आपका गुजरात। एक और आपका क्या हो जाएगा कालीकट और एक और क्या हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक। पुर्तगाली के देन में आप रेफरेंस किसका लेंगे, 1556 एडी का, 1556 ईस्वी का रेफरेंस लेंगे। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको गोवा में आना पड़ेगा, और गोवा में आपको क्या दिखाना पड़ेगा, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। इस जानकारी को ऐसे मत देखना कि भारत में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की है, 1556 कहाँ की, गोवा। इस जानकारी को ऐसे तो आप लेके चलेंगे, साथ ही साथ इस जानकारी को आप ऐसे भी लेके चलेंगे कि ये क्या रहे हैं, ये जो आपके पुर्तगाली हैं, पुर्तगाली क्या रहे हैं इस मामले में, पुर्तगाली जो है क्या रहे हैं, ये क्या है, ये पहला यूरोपियन वर्ग है, पहला यूरोपियन वर्ग
जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की या प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ किया, जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस को क्या है, प्रारंभ किया, जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ किया। तो ये तो आप बताएंगे ही कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की, 1556। कहां पे की, गोवा में की। लेकिन इस जानकारी को और भी अच्छा कैसे बनाएंगे, ये कहना सीखेंगे कि जो आपके पुर्तगाली हैं ये क्या है, पहला यूरोपियन वर्ग है जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की क्या है, शुरुआत की। पुर्तगालियों के देन में एक चीज आप क्या दिखाएंगे, गोथिक स्थापत्य कला। गोथिक स्थापत्य कला। देखो गोथिक स्थापत्य कला जो है ये क्या है, भवन निर्माण की एक पद्धति है। भवन निर्माण की एक पद्धति, भवन निर्माण की एक क्या है, पद्धति है। आप चाहें तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ग्राउंड ऑफ आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, ग्राउंड ऑफ आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, ग्राउंड ऑफ आर्किटेक्चर भी आप इसको कह सकते हैं। भवन निर्माण की क्या एक प्रकार की पद्धति है। और भवन निर्माण की पद्धति का मतलब क्या है कि इसमें जो आपका ग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट है, इसको ऐसे भी कहा जाता है, इसमें जो आपका ग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें जो आपका क्या है, ग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट है, ग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट है। तो गोथिक स्थापत्य कला में क्या है कि बेस बहुत छोटा लिया जाता है, नीचे से ऐसे इतना, और डेवलपमेंट क्या होगा, ऊपर की ओर होगा ऐसे, इस तरीके से। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाकर के देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में आपको ऐसा ही मिलेगा, नीचे से जो आपका बेस है ना वो क्या काफी कम लेते हैं, और डेवलपमेंट क्या होता है आपका, इस तरीके से ऊपर की ओर क्या आपका डेवलपमेंट होता है, ऊपर की ओर होता है इस तरीके से। अगर हम इंडियंस की बात करें, इंडियंस जो अपना डेवलपमेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, वो विकास करते हुए क्या है, ज्यादा स्थान घेरने की बात करते हैं, वो विकास करते हुए क्या है, ज्यादा स्थान घेरने की बात करते हैं। लेकिन गोथिक स्थापत्य कला का मामला क्या है, थोड़ा अलग रह जाता है। और इसको आप इतना कहेंगे कि भारत में पुर्तगालियों ने इसको अपनाया था, भारत में पुर्तगालियों ने इसको अपनाया था, एंड इट वाज द ग्राउंड ऑफ आर्किटेक्चर। ये भवन निर्माण की क्या एक प्रकार की पद्धति है। तो आप जहाज निर्माण उद्योग को भी इनके साथ जोड़ के चलेंगे कि भारत में जहाज निर्माण उद्योग की जो शुरुआत है उसको करने का कार्य पुर्तगालियों ने ही किया है। जहाज निर्माण उद्योग के जो मेजर वन सेंटर्स रहे, गुजरात है, कालीकट है। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस है, कहाँ है, गोवा है। लेकिन जानकारी अच्छी कैसे बनेगी कि ये पुर्तगाली इस मामले में भी क्या है, पहला यूरोपियन वर्ग रहा है जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का कार्य किया। और गोथिक स्थापत्य कला के साथ भी क्या है, आप इनका जुड़ाव करके चलेंगे और इसको कहां जोड़ेंगे, भवन निर्माण की एक पद्धति के साथ जोड़ेंगे। किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। आप इसका भी क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के साथियों, पुर्तगालियों की जो मेजर वन कैलकुलेशन है हमने कर ली हैं। अब ये पुर्तगालियों को मैंने मुगल्स के साथ बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ा है, क्योंकि जो विद्यार्थीगण मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे, मैं समय के साथ चीज़ों को जोड़ने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। अकबर को जोड़ने की तो थोड़ी मजबूरी इस नाते हो गई थी, क्योंकि हम क्या है, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति डिस्कस कर रहे थे। अगर अकबर का जुड़ाव कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के साथ ना होता तो हम इस शर्त में अकबर को भी जोड़ के ना चलते, है ना। तो पुर्तगालियों के जहांगीर के साथ क्या विवाद है, शाहजहां के साथ क्या विवाद है, इन विवादों को हम क्या है मुगल काल में अच्छे से डिस्कस करके चलेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, तो व्यवस्थाओं को समय के साथ जोड़ने में ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। कुल मिलाकर के अभिजय बैच में जो आपका आधुनिक भारतीय इतिहास प्रारंभ हुआ है उसमें जो भारत में यूरोपियन व्यापारिक वर्गों का आगमन है उसमें पुर्तगालियों की मेजर वन कैलकुलेशन आपने व्यवस्थित तौर पर कर ली है। अब कल से आपकी चर्चा का प्रारंभ जो होगा उसमें डच पहले आपको पढ़ाए जाएंगे, और डचों के साथ ही आप एक चीज और सीखेंगे, डचों के साथ ही आप एक चीज और सीखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गहराई क्या है। हम सीधा नहीं पढ़ाते कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ऐसे ऐसे हुआ।
पूरी गहराई आपको दिखाई जाएगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था, नामकरण में परिवर्तन कैसे हुआ, शुरुआती कैलकुलेशन क्या है। तो कल के कक्षा में एक और आपके डच डिस्कस होंगे और एक और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गहराई है उसको आपके सामने क्या है रखा जाएगा। जुड़ के काम करते रहिए, लगातार अध्ययन करते रहिए, लगातार कक्षाओं के माध्यम से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और अपने तैयारी को सकारात्मक दिशा और गतिशीलता दोनों आप देने का कार्य करते रहेंगे। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।